कि आज की क्लास में हम मौर्य वंश के प्रतापी शासक अशोक पर चर्चा करने जा रहे हैं। अशोक को भारत का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट भी कहा जाता है। भारत का प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है क्योंकि महाजनपद काल के बाद मौर्य साम्राज्य ही एक ऐसा साम्राज्य था जिसने विस्तारवादी नीति अपनाई और मगध का जो राज्य था वो बहुत बड़े क्षेत्र तक फैला दिया। ठीक है, इस वजह से इनको चक्रवर्ती कहा जाता है। अशोक सॉरी सम्राट कहा जाता है और अशोक को कहा जाता है चक्रवर्ती सम्राट। अशोक की माता सुभद्रांगी थी। पिता थे इनके बिंदुसार। मैं बता चुका हूं कल आपको, बिंदुसार जब पढ़ा रहा था आपको, कि बिंदुसार के कार्यकाल के समय अशोक ने तक्षशिला का भयंकर विद्रोह जो था उसको दबाने में बहुत ज्यादा अपनी क्षमता दिखाई थी। तो इस वजह से बिंदुसार ने अशोक को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। और लेकिन अशोक ने बिंदुसार की मृत्यु के 3-4 वर्ष बाद राज्याभिषेक किया अपना। उससे पहले इसने अपने सारे भाई वगैरह जो थे निपटाए आराम से, उसको मारा। ऐसा मतलब सिर्फ सिंहली अनुश्रुति एक साहित्य है उसमें ऐसा वृतांत मिलता है कि इन्होंने ऐसा किया कि अपने 99 भाइयों की हत्या की। बट ये कई इतिहासकार ये मानते हैं कि इसके तो इतने भाई थे नहीं। तो हो सकता है कि ये क्या है, अपनी मन की बात हो, या हो सकता है कि चाचा ताऊ मामा के बच्चों को मिला करके इन्होंने ऐसा किया हो। ठीक है, बट ये पूर्णतः सत्य नहीं है। मैं फिर बोल दे रहा हूं कि अशोक द्वारा अपने भाइयों की हत्या किया जाना पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि कई और भी फिर ऐसे साहित्य मिलते हैं या अशोक की खुद के शिलालेखों में उसके भाइयों का वर्णन है। ठीक, पत्नी थी इनकी देवी, विदिशा की राजकुमारी थी इनकी पत्नी। ठीक, संतान इनकी इंपॉर्टेंट है। देखो, लोगों के माता पिता पत्नियां पूछी जाती हैं, लेकिन अशोक एक ऐसे राजा हैं जिनकी संतान का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग पढ़े होते हैं सब पहले से। ठीक है, महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, क्योंकि अशोक की जो बाद में धम्म नीति आरंभ होती है उस नीति को आगे चलाने का काम इन्होंने किया था, अशोक सॉरी इनके बच्चों ने। ठीक है ना। दिव्यावदान किस धर्म का साहित्य है, जैन धर्म का या फिर बौद्ध धर्म का? कल ही आपको पढ़ाया है मैंने, आप लोग अभी चैट बॉक्स में लिखिए फटाफट। ठीक है ना। तो दिव्यावदान, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। दिव्यावदान जैन जैन धर्म कहाँ से आ गया? दिव्यावदान तो इसका है आपका, ये बौद्ध धर्म का। कल ही पढ़ा है आपने, आज ही गलत कर दे रहे हो, बताओ। दिव्यावदान के अनुसार, हाँ, अशोक ने बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्ष बाद अभिषेक किया, राज्याभिषेक किया। ठीक है, देखिए मैं जब आप लोगों को पढ़ाते हुए कुछ संदर्भ देता हूँ, चाहे वो साहित्य के हों, चाहे अभिलेखों के हो, चाहे किसी के हो, उनको अलग से भी नोट कर लिया करो ना, क्योंकि ये भी तो एक अलग प्रश्न बनता है। सामान्य आपसे साहित्य में पूछ देगा वो कि दिव्यावदान बताइए किस धर्म से संबंधित है ना। या फिर ये बौद्ध धर्म का कौन सा साहित्य नहीं है, वहां पर थोड़ा सा आप लोगों को ये ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा सिंहली अनुसूची में कहा गया है। कौन सी अनुसूची? सिंहली अनुसूची। कैसे लिखेंगे देखिए, सिंह लिखते हैं ना हम शेर को, सिंह ली कर दो इसको आप। बाकी अनुसूची तो आपको बताइए, अनुश्रुति। ठीक है, सिंहली अनुश्रुति में अशोक ने अपने 99 भाइयों का की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी, ऐसा वर्णन मिलता है। तो कहाँ मिलता है ऐसा वर्णन? सिंहली अनुसूची मिलता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अशोक ने अपने युवा अवस्था में तक्षशिला के विद्रोह को मतलब दमन किया था। इसका मैं कल पढ़ा चुका हूं आप लोगों को कि तक्षशिला में एक भयानक विद्रोह हो गया था, जहां पर अशोक के बड़े भाई जो युवराज सुशीम थे, है ना, वो वहां पर कंट्रोल में थे, लेकिन उनसे ये संभाला नहीं गया। तो फिर बाद में बिंदुसार द्वारा अशोक को भेजा गया और अशोक ने बड़ी सफलतापूर्वक इस विद्रोह को दबाया। इस वजह से बिंदुसार ने इनको अपना अधिकारी बनाने का फैसला ले लिया था। ठीक, अशोक ने तक्षशिला, याद रखना है, सुशीम की वजह से ये विद्रोह हुआ था। ठीक, और सुशीम कौन थे? अशोक के बड़े भाई और बिंदुसार के बड़े लड़के। अशोक ने तक्षशिला के इस विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया था। उस समय अशोक उज्जैन और मालवा के प्रशासक थे। तो इसमें ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि तक्षशिला का विद्रोह जब हुआ था तो वहां पर गवर्नर कौन थे, या वहां वो किसके नियंत्रण में था? तो सुशीम के नियंत्रण में था, युवराज सुशीम, जिनके दुराचारों की वजह से वहां की जनता ने विद्रोह कर दिया था और उसको दबाने के लिए फिर अशोक को भेजा गया था। दिव्यावदान एक बौद्ध धर्म है, बौद्ध ग्रंथ है, और इसी में अशोक के बहुत सारे आप कह सकते हैं कि वृतांत मिलते हैं, क्योंकि अशोक ने भी
अपने आने वाले वर्षों में फिर बौद्ध धर्म को अपना लिया था और धम्म नीति का इन्होंने पालन किया। दिव्यावदान में अशोक की एक अन्य पत्नी तिष्यरक्षिका का उल्लेख भी मिलता है, लेकिन अब ये थी या नहीं थी इसके कोई वैसे प्रमाण नहीं है। कि अब देखो, प्रमाण का मतलब ये होता है कि आप 6 किताब पढ़ रहे हो, 6 की 6 किताब में एक ही बात लिखी हुई है तो आप उसको सच मानते हो, लेकिन किसी किसी किताब में लिखा है तो फिर सही नहीं माना जाता। ठीक है ना। अशोक के प्रयाग स्थित शिलालेख, समुद्रगुप्त की प्रयाग स्थित प्रतिज्ञा और मुगल साम्राज्य जहांगीर के लेख, इन सभी में ये उल्लेख मिलता है कि अशोक की एक और पत्नी थी जिसका नाम तिष्यरक्षिता था। अशोक की एक पत्नी करुणावकी का उल्लेख भी मिलता है। ठीक है। तो इस तरह से अशोक की बहुत सारी पत्नियां आपको देखने को मिल रही हैं। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, इनकी मुख्य पत्नी जो है देवी है, जो विदिशा की राजकुमारी थी, जिनके पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम संघमित्रा था। और हम कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं उसमें महेंद्र और संघमित्रा का वर्णन मिलता है हमको, बाकी इनके बच्चों का वर्णन नहीं मिलता है। बाकी इनकी पत्नियों के नाम कुछ इस प्रकार हैं: तिष्यरक्षिता, महादेवी, पद्मावती, करुणावती, है ना, जो कि शायद प्रेक्षक के दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण नहीं है। शिलाओं पर संदेश खुदवाने वाला अशोक भारत का प्रथम शासक था, ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। शिला मतलब पत्थर, पत्थर पर जो संदेश खुदवाए जाते हैं उसको हम शिलालेख बोलते हैं। मतलब पत्थर पर जो लिखा जाए उसको शिलालेख बोल देंगे हम। ठीक है। तो काफी शिलालेख इन्होंने खुदवाए थे, आगे हम चर्चा करेंगे इन पर। अशोक के अन्य नाम भी थे: देवानाम प्रिय, गुर्जरा लघुलेख में ये मिलता है आपको, और प्रियदर्शी भानरू शिलालेख में आपको प्राप्त होता है। तो देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी दो नाम अशोक के और थे। ठीक है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा एंटिक है बट ये है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। अशोक मौर्य रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जो कि गुजरात में है। अब जूनागढ़ की बात करते हैं तो आपको पता ही है जूनागढ़ कहाँ है, गुजरात के नीचे पे एक क्षेत्र पड़ता है ना। तो जूनागढ़ अभिलेख में जो रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख बनाया था गुजरात में, उसमें अशोक को अशोक मौर्य के नाम से और पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन के नाम से पुकारा गया है। तो पुराणों में क्या कहा गया इनको? अशोक वर्धन। एक नाम आपको याद आएगा वर्धन से, हंसवर्धन, है ना, हर्षवर्धन। अशोक के 5 शिलालेख में उनके जीवित भाइयों का भी उल्लेख मिलता है। यही एक रीजन है कि जो सिंहली अनुसूची में लिखा गया है अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी, उसके बाद इन्होंने राज्याभिषेक किया था, तो ये शायद सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनके 5 शिलालेख ऐसे हैं जहां पर इनके जीवित भाइयों का उल्लेख मिलता है। अब शिलालेख तो इन्होंने अपने सामने खुदवाए होंगे ना, बाकी जो अनुसूची लिखी है तो किसी व्यक्ति विशेष ने लिखी होगी, तो हो सकता है कि कहीं पर कुछ गलती भी हो सकती है। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग विजय, कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक, तो कलिंग विजय के प्रमाण मिलते हैं। और आप सभी लोग अशोक का जब भी नाम सुनते हैं तो कलिंग का युद्ध आपको बिल्कुल विजुलाइज हो जाता होगा कि ऐसा कहा गया है कि कलिंग की उस युद्ध में अशोक ने नरसंहार किया था, भारी नरसंहार किया था, जिसके कारण ये विक्षिप्त हो गए थे और इन्होंने फिर हिंसा त्याग करके बौद्ध धर्म की शरण ले ली थी। ठीक है। और जब इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया तो उस समय कलिंग के जो राजा थे उनका नाम था अनंतराज। नाम याद कर लीजिएगा आप, कलिंग विजय के समय राजा कौन थे कलिंग के? अनंतराज। युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? देखिए, दक्षिण पर विजय, व्यापार स्थल और समुद्र तीनों मार्ग पर आधिपत्य, तथा हाथियों के लिए युद्ध के परिणाम स्वरूप 1 लाख सैनिक मारे गए थे और 1.5 लाख को बंदी बना लिया गया था। देखिए, क्यों इन्होंने युद्ध किया? क्योंकि अशोक पहले से ही विस्तारवादी नीति को अपनाना चाह रहे थे और ये चाहते थे कि जितना राज्य इनके दादाजी का था, चंद्रगुप्त मौर्य का था, उससे भी अधिक राज्य इनका हो। ठीक है, इसलिए उत्तर भारत तो इनके कंट्रोल में था, लेकिन दक्षिण में क्या था? दक्षिण जो था वो उत्तर भारत से थोड़ा कटा हुआ था। ठीक है, कटे होने के कारण, आप प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिएगा जिसका माइक ऑन हुआ है अभी। तो युद्ध का कारण था आपका दक्षिण पर विजय। मैं बता चुका हूं आपको कि दक्षिण जो है, दक्षिण भारत जो है वो उत्तर भारत से थोड़ा सा कटा हुआ है, क्योंकि बीच में विंध्याचल पर्वत की श्रेणियां पड़ती हैं, है ना, जिस वजह से दक्षिण पर जाना थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि कष्टदायी होता है, तो सेना उधर जाती नहीं है। तो इस वजह से जब चंद्रगुप्त मौर्य ने ये बड़े शासन क्षेत्र में अपना अधिकार किया था, उस समय भी दक्षिण का क्षेत्र जो था उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था। और अशोक चाहते थे कि वहां
अधिकार करें, जिसके लिए जाने का जो रास्ता था वो निश्चित रूप से आपका उड़ीसा ही था, और उड़ीसा में जाकर के इनको यहाँ युद्ध करना पड़ा। एक्चुअल में इन्होंने तो चाहा था कि जितने भी राजा हैं इनकी शरण में आ जाए, मतलब कि इनकी अधीनता स्वीकार कर ले, लेकिन कलिंग के राजा ने ऐसा नहीं किया, तो उनके विरुद्ध ये लड़ने चले गए। ठीक है। इस युद्ध के उपरांत उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से इन्होंने दीक्षा प्राप्त की। तो ये भी इंपॉर्टेंट है बौद्ध भिक्षु का नाम, कौन बौद्ध भिक्षु थे, वो उपगुप्त। ठीक है ना, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु थे। लेकिन अभी कई सारे जो साहित्य हैं उसमें ऐसा मिलता है कि शायद हो सकता है कि उपगुप्त जो थे इनके कोई रिलेटिव थे या कुछ और, है ना। बट आपको याद रखना है कि उपगुप्त जो थे वो एक बौद्ध भिक्षु थे। ठीक, से प्राप्त करके इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, और इस प्रकार से इन्होंने धम्म नीति अपनाई। जब भी हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं, आगे पढ़ेंगे हम बौद्ध और जैन दर्शन को, तो बौद्ध धर्म की हम जब भी बात करते हैं तो आप जानते ही हैं कि बौद्ध धर्म में तीन मुख्य बातें बताई गई हैं आपकी। पहली है आपकी, क्या बोलते हैं, बुद्ध। ठीक है, वह व्यक्ति जो सांसारिक दुखों से पार पा लेता है उसको बुद्ध कहा गया है। और धम्म, धम्म मतलब क्या है, जो भी बौद्ध धर्म को अपनाएगा उनके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, वो धम्म के अंदर आते हैं। धम्म मतलब धर्म ही समझ लीजिए इसको आप। और संघ, ऐसा जो जितने भी बौद्ध धर्म को के अनुयायी हैं उनका संगठन जो है उसको संघ बोलते हैं, विशेषकर जो भिक्षुक वगैरह होते हैं। ठीक, तो इसीलिए आपने सुना होगा, ये बोलते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। तो बौद्ध धर्म इन्होंने अपनाया और धम्म नीति अपनाई थी। लेकिन अब यहाँ पर इतिहासकारों के मत में विभेद है थोड़ा थोड़ा। कोई इतिहासकार ये मानते हैं कि धम्म नीति अपनाने के बाद इन्होंने हिंसा को त्याग दिया था और अहिंसा अपना ली थी। लेकिन कई लोग मानते हैं कि अगर ऐसा होता तो शायद अशोक अपना इतना बड़ा साम्राज्य नहीं संभाल पाते, क्योंकि धम्म नीति अपनाने के बाद भी अशोक की जो सेना थी बहुत बड़ी थी, और उसके बाद भी कई सारी लड़ाइयां इनकी हुई हैं, ऐसे प्रमाण मिलते हैं। ठीक है ना, अगर ये अहिंसा को ऐसे ही अपना लेते तो शायद इनके जो जितने भी सैनिक वगैरह थे उनको छुट्टी दे देते, बोलते कि लड़ना लड़ना तो है ही नहीं, अब तुम क्या करते हो यहाँ, ठीक है ना, अपना काम करो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। क्लियर हो गया। तो धम्म नीति खाली नाम के लिए अपनाई गई थी। हाँ, हिंसा इन्होंने नहीं की, लेकिन हिंसा नहीं करने का कारण एक ये भी रहा होगा कि इनका ये प्रकोप देख करके जो कलिंग में हुआ था, कई सारे राजाओं ने तो वैसे ही हथियार डाल दिए होंगे। ठीक, मतलब वही बात हुई कि भाई हमारे साथ आ जाओ, नहीं तो फिर लड़ने के लिए तैयार हो, ऐसा। इसका वर्णन दूसरे और सातवें अभिलेख में, शिलालेख में मिलता है। ठीक है ना, धम्म नीति का वर्णन कहाँ मिलता है, दूसरे और सातवें शिलालेख में। धम्म एक प्राकृत शब्द है। प्राकृत, देखो तीन भाषाएं उस समय चला करती थी, मतलब जिनकी हमको जानकारी है, वैसे बहुत सारी भाषाएं चलती होंगी ना। तो संस्कृत थी, प्राकृत थी और पाली थी। संस्कृत तो एलाइड ग्रुप की लैंग्वेज थी, मतलब कि राजा महाराजा ये लोग बोला करते, लेकिन प्राकृत और जो पाली भाषा है वो जन सामान्य की भाषा थी। और जो धम्म शब्द है वो प्राकृत भाषा से ही लिया गया है, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है, हिंदी में अर्थ होता है धर्म। संस्कृत बोलिए हिंदी बोलिए एक ही बात है। धम्म के अनुसार निश्चित नियम, प्राणियों का वध न करना, जीव हिंसा ना करना। ठीक है, और हिंसा के दो प्रकार इन्होंने बताए हैं, पहला है शारीरिक और दूसरा है मानसिक। यही दोनों प्रकार हिंसा के जैन धर्म ने भी बताए हैं। और आपको बता देना चाहता हूं कि जैन धर्म हिंसा न करने के विचार में बौद्ध धर्म से भी ऊपर है। ठीक हो क्या, क्योंकि जैन धर्म में आप जानते हैं कि किसी पेड़ से फल तोड़ना भी क्या है, हिंसा मानी जाती है। तो शारीरिक हिंसा क्या होती है, जब हम किसी के शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं। मानसिक हिंसा क्या होती है, जब किसी के हम मन को कष्ट पहुंचाते हैं, बोलते हैं ना मेंटल हेरेसमेंट, सुने हैं आप लोग। हाँ, तो कई लोग होते हैं जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं और फिर अपने सामने वाले को कष्ट पहुंचाते हैं, है ना। और कई लोग होते हैं कि जो बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा होता है तो उसको खूब मार देते हैं, शारीरिक कष्ट पहुंचाते हैं। तो दो चीजें हैं कि आप बच्चे से पढ़ाई करने के लिए कह रहे हो तो बच्चे को मानसिक कष्ट पहुंच रहा है। ठीक, और बच्चा जब पढ़ाई नहीं कर रहा है तो आप फिर उसको खूब पीट रहे हो तो उसको शारीरिक कष्ट पहुंच रहा है। तो दोनों कष्ट आप बच्चे को पहुंचाई देते हो। तो अपने बच्चों को तो इसलिए ऐसा मत करना। ठीक, माता पिता का आदर करना, दानशीलता, उचित व्यवहार, सभी बड़े और छोटों का आदर सम्मान करना, ये धम्म की नीति के अंतर्गत है। क्या है, सबसे पहले तो जीव हिंसा ना करना, प्राणी हो चाहे कोई भी हो उसका वध ना करना। दूसरा, माता पिता का आदर करना, माता पिता का ही नहीं अपने बड़े जो भी हैं, आपके अपने से छोटे जो भी हैं सबका आदर करना। फिर है दानशीलता। दानशीलता मतलब क्या होता है, दान पुण्य करते रहना। ठीक है, उचित व्यवहार, उचित व्यवहार मतलब कि हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना। तो इस प्रकार से ये धम्म के कुछ नियम हैं, आप लोग भी अपनाएं। तो जरूरी नहीं कि हिंदू धर्म के हैं तो आप धम्म नीति ना अपनाएं, अपना सकते हैं।
सर्वधर्म धर्म समभाव का इन्होंने विचार प्रस्तुत किया। ठीक है, सभी धर्मों को समान रूप से देखते थे। ये नहीं कहते थे कि भाई अगर मैं बौद्ध धर्म का अनुयायी हूँ तो आप भी बौद्ध धर्म अपनाइए, कोई बात नहीं, आपको जो करना है करो। और बौद्ध धर्म जैन धर्म की यही विशेषता है, वो किसी एक विशेष धर्म के लिए कट्टरता उनके अंदर नहीं है। वो कहते हैं कि सारे धर्म अच्छे हैं, आप चाहे तो हमारी शरण में आइए, चाहे तो आप दूसरे धर्म की शरण में रहिए, बट हिंसा ना करें हम, बस ऐसा। सर्वधर्म समभाव को बौद्ध धर्म में सार वृद्धि कहा गया है। ये नाम याद कर लीजिएगा आप। देखो जितना आप अशोक पढ़ेंगे ना, अशोक में बहुत सारी बातें आपको मिल जाएंगी, ठीक है, व्यवहारिक भी। तो सार वृद्धि कहा गया है। सार वृद्धि का मतलब क्या है बताइए? सर्वधर्म संभाव। सार वृद्धि को सर्वधर्म संभाव कहते हैं हिंदी में। इसका उल्लेख अशोक के 12वें शिलालेख में मिलता है। किस शिलालेख में क्या उल्लेख मिलता है ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अशोक ने कुल 16 शिलालेख खुदवाए थे। अब ये शिलालेख में क्या क्या है देखिए। पहला शिलालेख, इसमें पशु हत्या और उत्सव के संबंध में चर्चा मिलती है। ठीक है, दूसरे शिलालेख में समाज कल्याण की बात कही गई है। ये सब शिलालेखों का वर्णन है। हाँ, 1 2 3 4 5 6। 1 मतलब पहला शिलालेख, 2 मतलब दूसरा शिलालेख, और शिलालेख आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो पहले शिलालेख में पशु हत्या और उत्सव ना मनाना ऐसी बात मिलती है। ठीक है, दूसरा समाज कल्याण, क्योंकि पशु हत्या का मतलब ये देखो, पहले से क्या होता था ना, इंसान उत्सव मनाने के लिए बकरा काटता था, आज भी करता है भैया। आज देखते होंगे आप, मुर्गा काटते हैं, बकरा काटते हैं, कई लोग जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं अधिकतर, है ना। तो उत्सव मनाने के लिए आप किसी की हत्या कर दे रहे हैं, तो उस उत्सव को मनाने का कोई औचित्य ही नहीं है। समझ में आ रहा है? ठीक, हाँ। इसके बाद है समाज कल्याण। समाज का कल्याण करना है आपको। ठीक है, उदारता, सम्मान, ये आपके अंदर भाव होने चाहिए। इसके बाद है आपका भूरी घोष, धम्म घोष। ठीक, धम्म महापात्र। धम्म महापात्र क्या है? वह व्यक्ति जो उस धर्म का संरक्षक होगा या फिर जो उससे संबंधित ज्ञान रखता होगा, उसको धम्म महापात्र कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद 24 घंटे, 24/7 लिखा है ना, 24 घंटे तत्पर रहना है किसी भी कार्य के लिए। 7वें अभिलेख में सर्वधर्म समभाव की बात कही गई है। क्या कहते हैं सर्वधर्म समभाव को? मैंने बताया था आपको, क्या सार वृद्धि कहते हैं। ठीक है, याद रखना है, नाम भूलना नहीं है। 8वां जो शिलालेख है उसमें धम्म यात्रा की बात कही गई है। 9वें शिलालेख में दान देने की बात कही गई है। 10वें शिलालेख में यश कीर्ति की बात कही गई है। अब 11वां, 12वां और 13वां इंपॉर्टेंट है। 11वें में धम्म का उल्लेख है कि धम्म में क्या क्या आता है, उसकी पूरी परिभाषा है। 12वें में सार वृद्धि की बात है, वही सर्वधर्म समभाव की बात है। उसके बाद 13वें में तो, 13वां तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोगों को सबको याद भी रहता है क्योंकि आपने बचपन में पढ़ा होता है कि 13वें शिलालेख में अशोक की कलिंग विजय का वर्णन है। ठीक है, और 14वें में मधुरता की बात कही गई है। तो ये 14 शिलालेख हैं, आपको याद रख लेने हैं कि अशोक के 14 शिलालेख में कौन कौन से शिलालेख में क्या कहा गया था। तो बता देता हूं आपको मैं, अशोक के इन सभी शिलालेखों में 8वां शिलालेख, 11वां शिलालेख, 12वां शिलालेख और कलिंग विजय वाला 13वां शिलालेख, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप विशेषकर याद कर लें तो अच्छा रहेगा। ये सभी 14 शिलालेख 8 अलग अलग स्थानों में मिलते हैं। कहाँ कहाँ मिलते हैं, वो 8 स्थान कौन कौन से हैं ये भी देख लीजिए आप। ये प्रश्न ऐसा आ सकता है कि निम्न में से किस स्थान में अशोक का शिलालेख नहीं मिलता है? तो एक तो हमारे उत्तराखंड में ही है, कालसी, देहरादून में। बाकी देखिए, पेशावर के शाहबाजगढ़ी में है एक। ठीक है, यहाँ तो आप जा नहीं सकते, पाकिस्तान में है ये। हरियाणा के मानसेहरा में है, देहरादून के कालसी में है, कठियावाड़ के गिरनार में है, उड़ीसा के धौली में है, और इसी प्रकार से उड़ीसा में ही जौगढ़ में भी आपका एक पाया जाता है। ठीक, एरागुड़ी आंध्र प्रदेश के कुन्नूर जिले में, ठीक है, और सोपरा महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पाया जाता है। तो ये सारा का सारा आपको याद रख लेना है। ठीक है, जिससे कि क्या होगा कि आपको अगर कोई प्रश्न पूछता है तो आपको याद रहे, बस ये नाम याद करने की कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर शिलालेख पाए गए हैं। और उत्तराखंड में तो कालसी है, आपको पता ही है, याद रखना की जरूरत ही नहीं है। धौली, जौली, दो अन्य लेख खुदे हुए हैं जिन्हें पदमनेय कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? पदमनेय, राइट।
स्तंभ लेख, जैसे शिलालेख हैं वैसे ही स्तंभ लेख भी हैं, लेकिन स्तंभ लेख की जो संख्या है वो क्या है, 7। तो 7 कुल स्तंभ लेख हैं, ऐसी अभिलेख भी हैं। हाँ ठीक है, शिलालेख, स्तंभ लेख, अभिलेख 3 हैं। तो 7 स्तंभ लेख हैं जो कि 6 स्थानों में अवस्थित हैं। ये 6 स्थान कौन कौन से हैं, रांची है, सारनाथ है, कासाम्बी है, रुम्नीदेई है और निंगलीवा है। लेकिन स्तंभ लेख से अधिक तो शिलालेख पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो शिलालेख आप विशेषकर याद कर लीजिएगा, स्तंभ लेख अगर याद होते तो अच्छी बात है। अशोक ने 800 सॉरी 8500 स्तंभों का भी निर्माण करवाया था और धम्म प्रचार के लिए अपने पुत्र पुत्री को श्रीलंका भेजा था। ऐसा माना जाता है कि अशोक ऐसा राजा था जिसने सबसे पहले, मतलब पूरे विश्व में सबसे पहले उपनिवेशवाद स्टार्ट किया था। उपनिवेशवाद क्या होता है, जब कोई व्यक्ति, मतलब कोई देश का व्यक्ति या फिर कोई देश का शासन दूसरे देश में चलना आरंभ हो जाए। तो भारत देश की उस समय की धम्म नीति अन्य देशों में चल रही थी, जैसे इंडोनेशिया है आपका, ये मालदीव है और म्यांमार है, आज के डेट का म्यांमार उस समय वर्मा हो गया, श्रीलंका है ना। इन क्षेत्रों में धम्म नीति अशोक ने चला दी थी। तो इसका मतलब यह है कि भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में भी अशोक का शासन चल रहा था, एक प्रकार से कह सकते हैं हम। तो इसको हम उपनिवेशवाद कह सकते हैं, ठीक है। अशोक भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट था जिसका प्रमुख कारण अशोक की धम्म नीति थी। और अशोक का चक्रवर्ती सम्राट बनने के पीछे कारण ये नहीं था कि ये सर्वशक्तिशाली था, कारण ये था कि इसकी धम्म नीति की वजह से इसका जो साम्राज्य था वो अधिक विस्तृत हो चुका था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही है, आपको मैंने पढ़ाया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अब चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और ये पढ़ चुके हैं आप अशोक। अशोक के प्रशासन की कुछ बातें आएंगी जिसको हम मौर्य प्रशासन के अंदर ही ले लेते हैं। तो देखिए, प्राचीन भारत का यह पहला प्रशासन था जहां पर राजनीतिक एकता का परिचय मिलता है। राजनीतिक एकता का परिचय मिलता है का मतलब कि कोई षड्यंत्र वगैरह होते हुए यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। समस्त शक्तियों के अधिकार, समस्त शक्तियां जो थी वो केंद्र में थी, ठीक है। तब भी जो राजा होते थे वो निरंकुश नहीं होते थे। निरंकुश का मतलब कि जैसे आजकल मोदी जी है ना, कुछ भी कर दे रहे हैं अपने मन से, ठीक है, ऐसे नहीं होते थे, ठीक है। सुनते थे जनता की वो लोग। तो राजा जो है निरंकुश, मतलब कि निर्धन अंकुश, अंकुश में ना होना, ये होता है निरंकुश, ठीक है। तो शक्तियां अपने पास होने के बाद भी अंकुश में थे, मतलब कि सोच समझ के काम किया करते थे, ऐसे थे उस समय के मौर्य साम्राज्य के राजा। समस्त शक्तियां राजा के में केंद्रित होने के बाद भी निरंकुश नहीं था। तो बता चुका हूं आपको मैं, दोबारा आ गया क्या, हाँ दोबारा आ गया। मंत्री परिषद में कौन कौन होते थे, अब देखिए। मंत्री परिषद में अमात्य हुआ करते थे, अमात्य कहते थे हम। मंत्री को परिषा कहा गया है, उप समिति के सदस्य जो होते थे। तीर्थ शीर्ष अधिकारी जो कि 18 जिनकी संख्या थी। समाहर्ता, राजस्व विभाग के जो लोग थे उन्हें कहा गया था आपका। सन्निधाता, कोषाध्यक्ष को, ठीक है। प्रदेष्टा, न्यायाधीश को। अब जो फौजदारी का न्यायाधीश था उसको प्रदेष्टा कहते थे, और जो नगर का न्यायाधीश होता था वो व्यवहारिक माना जाता था उसका नाम, ठीक है। व्यवहारिक उसको कहा गया है, ठीक है। नायक, सेना का संचालक। नायक तो हमेशा से ही आपको याद है कि जो सेना को कहते हैं लीड करता है उसको नायक कहते हैं। कर्मन्वित, उद्योग और कारखानों के मंत्री। कर्म कहाँ पर होता है, उद्योगों में होता है, तो याद रखना कर्म जहां होता है उसको कर्मन्वित कहते हैं। दंडपाल, मतलब दंड कौन देता है, पुलिस देती है, तो पुलिस अधिकारी को दंडपाल कहा गया है, ठीक है। नागरक, मतलब जो नगर का प्रमुख पुलिस वाला होगा उसको कोतवाल कहते हैं, आप जानते हैं आज भी शहर में सबसे बड़ा जो होता है पुलिस वाला कौन होता है, कोतवाल होता है, ठीक है। इसको पोर भी कहा जाता था, आज महापौर वर्ड सुनते होंगे आप लोग। अंतपाल, अंत मतलब कि जो सीमांत हो, मतलब कि जहां पर सीमा अंत हो रही हो वहां की रक्षा करने वाला हो जाएगा अंतपाल। देखो नाम से ही आप कई चीजें याद कर सकते हैं, रटने की आवश्यकता तो है ही नहीं आप लोगों को, है ना। प्रश्न ये पूछ देगा आपसे कि अशोक के शासन में प्रतिष्ठा का अर्थ क्या था, तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछेगा। आटविक, वन विभाग का प्रधान जो था, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, आप आखेट खेलने कहाँ आते हैं, वनों में जाते हैं, तो आटविक हो गया आपका वन विभाग का प्रधान। द्वारिक हो गया आपका राजमहल की देखरेख करने वाला, है ना, द्वार करने वाला, ठीक, द्वार तो अलग हो जाता है।
ठीक है, मतलब कि समझो कि द्वार यानी कि दरवाजों को देखने वाला हो गया राजा, सॉरी, महल का देख रेख करने वाला। ठीक है, ऐसे याद रखिए। मतलब याद करने के तरीके हैं, आप अपनाइए, जैसे बनाते हैं। मंत्री परिषद का अध्यक्ष जो था उसको रक्षणी कहते थे। चलिए, 26 और भी कुछ अलग पद थे यहाँ पर। देखो बहुत सारे पद हैं, ये सारे ही इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है आपने। यहाँ पर ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बताया आपको कि उत्तर वैदिक काल में सीता कहा जाता था भूमि को, है ना। तो जो कृषि विभाग था उसको सीताध्यक्ष कहेंगे, कृषि विभाग का जो अध्यक्ष होगा उसको हम सीताध्यक्ष कह देंगे। ठीक है, लक्षणाध्यक्ष कह देंगे हम किसको, मुद्रा और टकसाल की देखरेख करने वाले को, जैसे आरबीआई होता है ना आज की डेट में। ठीक है, ऐसे ही पोतवाध्यक्ष हो जाएगा आपका, जो मापतोल संबंधी कार्य करेगा। ठीक है, फिर है आपका महापात्रासरण, गूढ़ पुरुष को कहते थे, गुप्तचर को कहते थे। ठीक है, फिर है आपका आक्राध्यक्ष, खानों का जो अध्यक्ष होगा। पण्याध्यक्ष, व्यापार का। गाण्य का अध्यक्ष, ठीक है, वैश्याओं की देखरेख करने वाला। और संस्था अध्यक्ष सड़कों का। मुद्रा अध्यक्ष पासपोर्ट का। बहुत विचित्र नाम है, याद करना इतना संभव है नहीं, बट फिर भी प्रयास करिएगा आप लोग याद करने के, क्योंकि तथ्यों को याद करना तो आप ही का काम है। कि आप एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, उसको आपको धीरे धीरे याद होता रहेगा। ठीक, बाकी आपको याद रहे इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपसे आपस में भी तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं एक दूसरे से ना। तो कल से क्लास स्टार्ट होगी तो ये आपका एक बढ़िया टॉपिक आ गया है पूछने का। कल से आपको मैं ड्यूटी देता हूँ कि आप ये जो अशोक के समय में जितने भी ये नाम हैं इनको आप पूछें आपस में एक दूसरे से, तो इस तरीके से आपको ये याद हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम, मुद्राएं कौन कौन सी चलती थी उस समय। ठीक है, मुद्राएं कौन कौन सी चलती थी तो देखिए, सबसे पहले है कर्षापण, धरण और पण। चांदी की मुद्राओं को कहते थे हम कर्षापण, धरण और पण। ठीक है, सुवर्ण तो सोने को कहते हैं, पता ही है आप लोगों को। माशक कहते थे तांबे को, या तांबे की जो मुद्रा होती थी उसे। ठीक, और इसके बाद था आपका कांकड़ी, है ना। काकड़ी बोलते थे छोटे तांबे को। तो ये नाम याद रख लीजिएगा, माशक तांबा, काकड़ी छोटा तांबा। ठीक, बाकी पण जहां आ रहा है वो चांदी हो जाएगा, चाहे वो पण हो, धरण हो, या है कर्षापण हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पण जो होता था आपका वो 3/4 तोले के बराबर होता था। और प्रधानमंत्री का जो वेतन था वो 48,000 पण था। तो ये इस प्रकार से जो वेतन थे वो सबसे छोटी राशि जो थी चांदी की पण उसमें दिए जाते थे। रोपिका परीक्षण जो है वो आज की मुद्रा है। और श्रेणी उद्योग धंधों की को श्रेणी कहा जाता था। ठीक है, रोपिका मतलब रुपया समझ लीजिए आप इसको, है ना। कुछ अन्य नाम भी हैं, देखो सीता, राज की भूमि से मिलने वाली आय कर को हम बोलते थे सीता। भाग, कृषकों द्वारा उत्पादित सामग्री से आयकर को भाग कहा जाता था। प्रवेश आयत कर, निष्क्रम्य निर्यात कर, प्रणय आपातकालीन कर, बलि भूराजस्व कर, हिरण्य नगद कर, दृष्टि निशुल्क श्रम। इस तरह से आपका ये काफी होता है। सिंचाई कर जो था वो ये याद रख लीजिएगा, ये सिंचाई कर वगैरह भूमि कर वगैरह पूछे जाते हैं। सिंचाई कर 1/3 से 1/5 भाग तक लिया जाता था। ठीक है ना, कहीं पर आप उपज का 1/3 कर लेते थे, कहीं पर 1/5 कर। ये सिंचाई कर अलग है और कृषि कर अलग रहेगा आपका। हाँ, मतलब सिंचाई के लिए जो सुविधाएं दी जाएंगी उसका जो कर लिया जा रहा है उसको हम ये बोलते हैं भूमि कर 1/6 भाग। ठीक है, आप लोगों को मैंने मध्यकालीन भारत पढ़ाया था। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं मेरे जो रिवीजन कर रहे हैं, तो आप लोग से प्रश्न है, आप चैट बॉक्स में लिखिएगा कि नहरों का सर्वप्रथम प्रयोग भारत में किसके द्वारा किया गया। मध्यकालीन भारत का ये प्रश्न है, बताइएगा आप लोग। ठीक है, तो किस वंश का था, अगर ये भी लिख दोगे तब भी चल जाएगा। चलो, भूमि कर जो था वो 1/6 था। ठीक है, अशोक के समय की प्रमुख इकाइयां क्या क्या थी, देखो तो ग्राम, नगर, जिला, प्रांत। इकाइयां वही रहेंगी जो पहले से चली आ रही थी। अब यहाँ से प्रश्न उठता है आप लोगों के लिए कि बताइए वैदिक काल में जो इकाइयां थी वो क्या क्या थी। ठीक है, और उनके प्रधान को क्या क्या कहते थे। ठीक, तो ग्राम का जो प्रधान था उसको हम ग्रामिक कहते थे, नगर के प्रधान को नागरिक कहते थे या महापात्र कहते थे, आज भी आप महापौर बोलते हैं, है ना, मेयर को। जिला जो था उसका प्रमुख जो है उसको विषयपति कहते थे, क्योंकि जिले को हम विषय भी कहते थे पहले से, है ना।
आपको याद होगा विश कहा करते थे हम, है ना, ठीक है, अथवा स्थानिक कहते थे, जैसे डीएम हो गया आज का। ऐसे ही प्रांत जो है, प्रांत मतलब पूरा राज्य हो गया आपका, इसको हम आर्यपुत्र कहते थे। तो क्या होता था ना, देखो बहुत बड़ा साम्राज्य रहेगा अशोक का अगर, तो अशोक के जो बच्चे होंगे वो अलग अलग प्रांत में उनको भेज देगा, ठीक है। जैसे आपको बताया था मैंने, बिंदुसार ने कहाँ पर विद्रोह हुआ था, याद करो जरा, ठीक, कहाँ हुआ था विद्रोह, गुड, तक्षशिला में, ठीक है ना। तो तक्षशिला के विद्रोह की बात जब हम कर रहे थे, तो आपको बताया था कि तक्षशिला जो प्रांत था, वहां पर युवराज सुसीम थे, है ना। तो सुसीम जो थे वो क्या राजा के पुत्र थे, तो इसीलिए उस प्रांत के वो क्या थे, अधिकारी थे। तो प्रांत का अधिकारी सामान्यतः राजा का पुत्र या कोई सगा संबंधी ही हुआ करता था। अशोक के समय आर्थिक स्थिति बहुत मुख्यतः कृषि, पशुपालन, वाणिज्य आदि पर निर्भर करती थी, और आज भी इसी पर निर्भर करती है, कुछ नई चीज नहीं है, उद्योग धंधे लग गए हैं वो अलग बात है, वरना जो इसी पर आपका अधिकांश जो क्षेत्र है वो निर्भर करता है। तो कृषि, पशुपालन और वाणिज्य। भूमि को कृष्ट, जो कि जुती हुई भूमि होती है, अकृष्ट जो बिना जुती हो जाए, तो कृष्ट मतलब अगर जुता हुआ है तो अ लगा देंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा, बिना जुता हुआ। और स्थल जो ऊंची भूमि होती थी उसको हम स्थल कहते थे। इन सभी भूमि का जो मुख्य अधिकारी होगा उसको सीताध्यक्ष कहा जाता था, ठीक है। तो नाम याद कर लेने हैं आपने, कृष्ट जुती हुई भूमि, अकृष्ट बिना जुती हुई भूमि, और स्थल ऊंची भूमि। अदेव मात्रक जिस भूमि में बिना वर्षा के अच्छी फसल हो जाए, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा इसको। अदेव मात्रक किसे कहेंगे, जिस भूमि में बिना वर्षा के अच्छी फसल हो जाए। अशोक के काल में इंश्योरेंस की व्यवस्था भी थी। इंश्योरेंस मतलब क्या है आप जानते हैं, आज की बीमा जिसे हम बोलते हैं ना, बीमा की व्यवस्था भी थी, जिसे जिसे भय प्रतिकार व्यय कहा जाता था। क्या कहते थे, भय प्रतिकार व्यय, ठीक है, यानी कि भय प्रतिकार मतलब बदला और देना, ठीक है। राज की भूमि पर कार्य करने वालों में दास, कर्मकार और कैदी हुआ करते थे। तो दास थे वो राजा द्वारा खरीद लिया जाता था, आप जानते हैं दासों को क्या होता है, नीलामी में खरीदा जाता था। कर्मकार मतलब कि जो काम करने आए, नौकरी करने आए, वो कर्मकार हो जाएगा, ठीक है। और कैदी जो है वो बंदी बना लिए जाए। तो दास और कैदी में अंतर है, दास जो आपने खरीदे हैं, कैदी जिन्होंने अपराध किया है और जिनको आपने दंड देने के लिए कैद कर रखा है वो। राज की भूमि पर काम करने वाले कौन थे, दास, कर्मकार और कैदी। सामाजिक स्थिति कैसी थी, तो इंडिका ने बताया है कि 7 जातियों में ये समाज बटा हुआ था, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कोई नई बात नहीं है। वर्ण आश्रम की व्यवस्था थी, जहां पर ब्राह्मणों को अंतर जातीय विवाह करने का अधिकार था और दूसरा पेशा अपनाने की छूट थी, लेकिन और किसी को नहीं थी। मतलब कि ब्राह्मण अगर कोई है तो क्षत्रिय का काम कर सकता है, वो शूद्र का काम कर सकता है, वो वैश्य का काम कर सकता है, मतलब कि व्यापार भी कर सकता है, युद्ध भी कर सकता है, लेकिन क्षत्रिय ब्राह्मण का काम नहीं करेगा, शूद्र ब्राह्मण का काम नहीं करेगा, ऐसी व्यवस्था थी। पुनर्विवाह की व्यवस्था थी यहाँ पर, और ऐसा पाया गया है कि जो स्त्री विधवा हो जाती थी वो अपने देवर से विवाह कर लिया करती थी, ठीक है। तलाक की व्यवस्था भी थी, मोक्ष इसको कहा गया है, ठीक है। ये वाला मोक्ष नहीं है, तलाक ले मतलब ऐसा नहीं कि तलाक ले लिया मोक्ष मिल गया, ऐसा थोड़ी होता है। वैश्यावृत्ति भी इसमें हुआ करती थी, दास प्रथा थी और सती प्रथा थी। वैश्यावृत्ति हुआ करती थी तो इसका तो प्रमाण आपको यहीं से मिल जाता है ना, जब मैं आपको बताया था कि वैश्यों की देखरेख करने के लिए भी तो एक अध्यक्ष था, जिसको गणिका अध्यक्ष कहते थे हम, है ना, पढ़ा था ऊपर आपने। फिर सांस्कृतिक परिस्थिति कैसी थी, देखो स्थिति कैसी थी, पत्थरों के घर हुआ करते थे, ठीक है, और ये पत्थर विशेषकर चुनार से मंगवा करके बनाए गए थे, ठीक। नागार्जुनी पहाड़ियों को काट कर गुफाएं बनाई गई थी। बराबर की पहाड़ी, कर्ण, चौपार, सुदामा, विश्व की झोपड़ी, ये कुछ विशेष नाम है जिनको आप याद कर सकते हैं। अब है देव मूर्ति, कारू मूर्ति बनाने वाले को कहा करते थे, ठीक है। ब्रह्मदेव, जिन ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि मिलती थी, ठीक है, उन्हें ब्रह्मदेव कहा जाता था। उत्तरापथ, ये तो बताया था आपको मैंने कल ही कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उन्होंने उत्तरापथ नामक एक वो बनाया था रास्ता, जिसको हम रोड बोलते हैं, जो कि कहाँ से, सिंध से लेकर के बंगाल के सुनार गांव तक था। तो अब इन्होंने इस पथ में कुछ और परिवर्तन किए और इसी तरह से इन्होंने दक्षिणा पथ भी बना दिया, क्योंकि
जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनकी पहुंच जो थी वो दक्षिण क्षेत्र में नहीं थी, लेकिन अशोक की पहुंच जो है वो दक्षिण क्षेत्र में पहुंच गई थी। तो इसलिए इन्होंने उस क्षेत्र को भी क्या किया, जीत लिया था और दक्षिणापथ बनाया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो इनका राज्य था वो कहां तक था, देखो तक्षशिला से लेकर के नीचे स्वर्ण नगरी तक, और पश्चिम में उज्जैनी से लेकर के पाटलिपुत्र तक। ठीक है, ये पूरा इनका क्षेत्र था। मौर्यों का अंतिम शासक बृहद्रथ था, और बृहद्रथ के सेनापति कह लीजिए आप, है ना, चाहे कुछ कह लीजिए, उसने बृहद्रथ की हत्या करके इनसे गद्दी छीन ली थी। नाम था उनका पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, जिन्होंने शुंग वंश की फिर नींव डाली। चांदी के 4 प्रकार के सिक्के चलते थे इस समय, पर्ण, अर्धपर्ण और पाण और अष्टपाग। ठीक। इसी प्रकार तांबे के भी 4 सिक्के थे, माशक, अर्धमाशक, कांकड़ी तथा अर्ध कांकड़ी। लेकिन ये मेरे मानने में कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा। अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। देखो, 2 बौद्ध संगीति इससे पहले हो चुकी हैं। पहली अजातशत्रु के समय में हुई थी, ठीक है, दूसरी हुई थी आपकी कालाशोक के समय में, अब तीसरी हो रही है अशोक के समय में, और चौथी होती है आपकी किसके समय में, तो लिख लीजिए आप चैट बॉक्स में आंसर। ठीक, कि चौथी संगीति किसके समय में होती है। मौर्य उत्तर काल, मौर्य के बाद का काल, उत्तर मतलब बाद का, बताया था ना आपको मैंने, उत्तर वैदिक काल जब पढ़ा रहा था तो बाद का जो काल होता है उसको उत्तर काल कहते हैं। मौर्योत्तर काल जो है उस पर अब हम चर्चा करेंगे, और ये चर्चा हमारी कल की क्लास में होगी। तो अभी देख लेते हैं हल्का हल्का इसको हम। मौर्यों की अहिंसावादी नीति के कारण बाहरी आक्रमण भारत में होने लग गए। तो मैंने आपको बताया था कि भाई अगर आप हथियार डाल दोगे, आप युद्ध कला भूल जाओगे, तो बाहर के लोग आएंगे, वो आपके हाथ पैर जोड़ करके कोई आपके साथ बैठेंगे, वो तो आप पर आक्रमण करके आपको बंदी बना लेंगे। तो इसी वजह से बाहरी आक्रमण बढ़ने लगे, और जो पुष्यमित्र शुंग थे, जो सेनापति थे मगध के, या कहें कि बृहद्रथ के, उन्होंने जब इनसे आग्रह किया बृहद्रथ से कि महाराज हमको आक्रमण करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इससे पहले कि बाहरी जो आक्रांता है वो हमारे पर आक्रमण करे, हमको उनको रास्ते में रोक करके भगा देना चाहिए। तो बृहद्रथ ने मना कर दिया, उसने बोला नहीं भाई हम नहीं करेंगे ऐसा, आप आने दो उनको, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने विद्रोह किया, और उस विद्रोह के फलस्वरूप इन्होंने क्या किया, बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना कर दी। तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई। यह भारत का पहला ब्राह्मण राजा था ऐसा माना जाता है। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से विदिशा स्थानांतरित कर दी। क्यों ऐसा किया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी राजा को आप मार करके खुद गद्दी पर बैठ रहे हो, तो राजा के जो विश्वास पात्र होंगे वो विद्रोह जरूर करेंगे। तो उस विद्रोह से बचने के लिए आप दूसरे स्थान में चले जाइए। तो यही होता था पहले से। आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा, जब हम हर्यक वंश के अंतिम राजा को पढ़ रहे थे, नाग दशक को, तो उसको मार करके शिशुनाग जो था वो गद्दी पर बैठा था। तो उसने क्या किया था, पाटलिपुत्र से अपनी राजधानी वैशाली स्थानांतरित कर दी थी, ठीक है ना, ताकि विद्रोह ना हो। तो जब भी कोई सेनापति या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो राजा के वंश का नहीं है, वो जब राजा को मार रहा है और गद्दी पर बैठ रहा है, तो निश्चित रूप से वो क्या करेगा, अपनी राजधानी को परिवर्तित कर देगा, दूसरे स्थान पर ले जाएगा। पाटलिपुत्र से विदिशा इसने स्थानांतरित कर दी थी अपनी। तो इस प्रकार से अब मगध की राजधानी क्या बन गई, विदिशा बन गई। और विदिशा की राजकुमारी देवी अशोक की पत्नी थी, आपको मैंने पढ़ाया था अगर आपको याद हो तो। तथा अपने शासक काल में सेनापति की ही उपाधि धारण की। ये बड़ी अच्छी बात है कि ये राजा बनने के बाद भी राजा नहीं कहलाए, इन्होंने अपने आप को सेनापति कहलाया। जैसा कि आपने मध्यकालीन भारत में पढ़ा होता है कि मोहम्मद गौरी का जो गुलाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो गद्दी में बैठने के बाद भी खुद को सुल्तान नहीं कहने देता, वो खुद को गुलाम ही कहलवाता है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि गद्दी पर बैठते ही 84,000 स्तूपों को इन्होंने नष्ट किया। 84,000 स्तूप इसलिए नष्ट कर दिए क्योंकि वो स्तूप जो थे वो बौद्ध धर्म का प्रतीक थे, और बौद्ध धर्म की इतनी अधिकता हो गई थी कि लोग अहिंसा के मार्ग में चल रहे थे, हिंसा भूल चुके थे। हिंसा मतलब कि लड़ाई करना ही भूल चुके थे। तो लोग आकर के बाहर से किसी भी समय आक्रमण कर सकते थे। तो इस बात से आहत होकर के इन्होंने क्या किया था, 84,000 स्तूप नष्ट कर दिए। लेकिन बाद में कुछ स्तूपों का निर्माण भी करवाया था, कि जीर्णोद्धार भी करवाया था। इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए, एक अपने शासन काल के आरंभ में किया और दूसरा उसके अंत में। ठीक है, तो 2 अश्वमेध यज्ञ इन्होंने किए। पुष्यमित्र शुंग आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको पढ़िएगा।
अपने शासनकाल में पुष्यमित्र शुंग ने 2 स्तूपों का निर्माण भी कराया, जिनमें से एक था सांची का, जो रायसेन मध्य प्रदेश में है, और एक बहरूद का है, वो है बरहुत का, वो है मध्य प्रदेश के सतना जिले में। ठीक है। 1873 में अलेक्जेंडर कंगन में इसका वर्णन किया है, ऐसा पाया जाता है। पुष्यमित्र शुंग के बारे में जो जानकारी अगर आपको लेनी है तो आपको जाना पड़ेगा अयोध्या, क्योंकि अयोध्या के अभिलेख में ही इनके संबंध में जानकारी मिलती है। अयोध्या का शिलालेख नहीं, अभिलेख। हाँ, शिलालेख, स्तंभ लेख, अभिलेख 3 अलग अलग है। शुंग वंश के फिर राजा कौन कौन थे देखो। पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र, वसुज्येष्ठ, वसुमित्र, अंधक, पलिंदक, घोष, वज्रमित्र और भगभद्र तथा देवभूति। तो देवभूति इसके अंतिम शासक थे, और इस प्रकार से फिर तो ये शुंग वंश का शासन भी समाप्त होता है, जिसमें सिर्फ पुष्यमित्र शुंग ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके आगे हम सीधे पढ़ेंगे अब विदेशी शासन। ठीक है, कैसे भारत में विदेशी आक्रांता आए और उन्होंने अपने राज्य बनाने शुरू कर दिए। तो कौन कौन थे विदेशी आक्रांता देखो। हिंद यवन थे, आप लोग पढ़ते भी हैं। सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने वाले कौन थे, तो हिंद यवन थे। ठीक है, इंडो ग्रीक इनको कह सकते हैं आप। फिर है शक थे। ठीक है, फिर पार्थियन थे, पहलव जो कहलाते हैं, कुषाण थे फिर। ठीक है, और कुषाण वंश के ही राजा है कनिष्क, जिनके समय में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, तो ये अब हम कल डिस्कशन करेंगे। आप फिलहाल जितना आज तक पढ़ाया है उसको रिवाइज कीजिए। मैंने अभी कहा है आपसे कि आज मैंने आपको बहुत ऐसी चीज पढ़ाई है एक, जो शायद आपको याद करना मुश्किल पड़ेगी, तो उसको आप याद करना आरंभ कीजिए।